बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जी बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी की तरफ आने से पहले इससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में जो हमने डिफेक्ट्स देखे थे। उन डिफेक्ट्स में हमने पहली बात ये की थी, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कि एटम को तबाह हो जाना चाहिए, यानी एटम शुड कोलैप्स। और दूसरा हमने ये कहा था जी कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और इसमें हमने ये बात की थी कि एटम तबाह नहीं होता, एटम का वजूद बरकरार रहता है और एटम जो बनाता है ये लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। इन डिफेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए नील बोहर ने जी 1930 में अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की और इनकी एटॉमिक थ्योरी की जो बेस थी वो प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी थी। इनकी बेस क्या थी जी? प्लांक क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी। इसमें मैं थोड़ा सा ये भी जिक्र करता जाऊं कि जो हमारे पास रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था ये क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक पेश किया था, जबकि जो नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया ये क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जो है वो पेश किया था। मैक्स प्लांक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जब एक ही शेल के अंदर जो है वो मूव करते हैं तो तब तो वो ना एनर्जी रिलीज करते हैं ना ही एनर्जी ऑब्जॉर्ब करते हैं। एक ही शेल में अगर रहेंगे तो ना तो एनर्जी वो रिलीज करेंगे और ना ही एनर्जी को वो ऑब्जॉर्ब करेंगे। यानी शेल की जो एनर्जी होती है जी ये क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड इनकी एनर्जी होती है। क्वांटाइज का मतलब है जी, मैं अगर इसको उर्दू में लिखना चाहूं तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं कि ये वाली जो क्वांटाइज एनर्जी को हम मखसूस एनर्जी जो है वो कह सकते हैं, या आप इसको फिक्स कह लें जी। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हर शेल की या ऑर्बिट की जो है वो होती है। सो ये इन पॉइंट्स में से एक पॉइंट था जी जो कि मैक्स प्लांक्स ने अपनी थ्योरी के अंदर जो है वो पेश किया। अब नील बोहर की थ्योरी की तरफ आते हैं जी। नील बोहर की थ्योरी में जो इन्होंने पोस्टुलेट पेश किए, नील बोहर का जो सारा के सारा काम था जी वो हाइड्रोजन एटम के ऊपर था। यानी इन्होंने हाइड्रोजन एटम को बेस बनाया और हाइड्रोजन एटम को बेस बनाते हुए जो है वो इनकी सारी कैलकुलेशन जो है वो मौजूद है। नील बोहर के मुताबिक हाइड्रोजन एटम जो है ये एक छोटे से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है, स्मॉल न्यूक्लियस या टिनी न्यूक्लियस, और इसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं ये रेडियस आर में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहां पर इसको ड्रा करें तो मैं अगर ये कहूं ये वाला हमारे पास एक न्यूक्लियस है जी हाइड्रोजन एटम का एक छोटा सा, ये इसका जो है वो पहला ऑर्बिट मौजूद है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है जी। ये वाला अगर हम इलेक्ट्रॉन बना लें तो ये रेडियस आर में मूव कर रिवॉल्व कर रहा है, यानी इस न्यूक्लियस के गिर्द रेडियस आर के अंदर ये इस तरीके के साथ जो है वो हरकत में होता है जी, यानी इसके गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब जब तक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी शेल में मौजूद रहेगा ये ना तो एनर्जी खारिज करता है और ना ही एनर्जी जज़ब करता है। या अगेन हम वही बात कह लें जो कि प्लांक्स ने कही थी कि ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है जी, ऑर्बिट या ऑर्बिट को मैंने पहले वर्ड इस्तेमाल किया शेल, ऑर्बिट और शेल एक ही चीज के दो नाम हैं जी।
इनकी एनर्जी क्या होती है जी, क्वांटाइज्ड होती है, TiZed क्वांटाइज्ड होती है यानी फिक्स होती है। सो जब तक ये इसी शेल के अंदर, इसी ऑर्बिट के अंदर मौजूद रहेगा, सो ना तो ये अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और ना ही एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद रहे जी सेम ऑर्बिट में, तो इट कैन नॉट रिलीज एनर्जी, इट कैन नॉट रिलीज और absorb एनर्जी। सो अगर ये एक ही शेल के अंदर जो है वो ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज़ब कर रहा है, ना ही एनर्जी जो है वो खारिज कर रहा है, फिर एनर्जी जज़ब या खारिज कब करेगा? सो अकॉर्डिंग टू द नील बोहर, एनर्जी जज़ब या खारिज तब करेगा जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं जी, यहाँ पर हम एक नई डायग्राम के साथ इसको जो है वो अगेन इस सारे को समझने की कोशिश करते हैं जी। यहाँ पर अब यहाँ पर इसका जो है वो बना लेते हैं जी डायग्राम, कि ये वाला हो गया जी इसका न्यूक्लियस, और ये वाला जो है वो इसका, अगर मैं यहाँ पर ड्रा कर लूँ जी, ये वाला इसका अगर मैं पहला शेल ड्रा कर लूँ, और ये वाला अगर यहाँ पर जो है वो इसका दूसरा शेल हो जी, ये वाला इसको थोड़ा सीधा करके ड्रा कर लेते हैं जी। ये हमारे पास जो है वो इसका दूसरा शेल। एनर्जी लेवल के लिहाज से मैं इसको शो कर देता हूँ जी। ये वाली हमारे पास जो है वो E1 एनर्जी लेवल होगा जी, और ये वाला E2 एनर्जी लेवल होगा। और हमने ये कहा था जी कि इस पहले वाले शेल में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं जो कि रेडियस R पर मौजूद है। अब हम ये कह रहे हैं जी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज़ब या खारिज कब करेगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज़ब या खारिज तब करेगा जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जाए। अब ये बात याद रखिएगा कि जो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के करीब होता है, यानी जो शेल जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब होता है, उसकी एनर्जी लो होती है, और जो जितना दूर जाता जाएगा न्यूक्लियस से, उसकी एनर्जी जो है वो उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। यानी जो हमारे पास E1 है इसकी एनर्जी कम है, और जो E2 है इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन ने कब एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब करनी है? जब वो एक शेल से दूसरे शेल में मूव करेगा। अब अगर तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ, यानी अगर इलेक्ट्रॉन ने जंप किया लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ, यानी E2 से जंप करके वो चला गया E1 से जंप करके चला गया E2 में, तो ऐसी सूरत में एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब होगी। यानी अब हम क्या कह रहे हैं जी कि इलेक्ट्रॉन E1 से मूव किया E2 की तरफ, यानी लोअर से हायर की तरफ जो है वो मूव किया। सो ऐसे केस में क्या होगा जी, एनर्जी जज़ब होगी, यानी एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है लोअर हायर एनर्जी लेवल से, यानी E2 से E1 की तरफ, यानी अब हायर से लोअर की तरफ आ गया, तो ऐसी सूरत में ये एनर्जी जो है ये रिलीज करेगा। अब एनर्जी की कितनी अमाउंट ये रिलीज करेगा, इसको हम निकालते हैं जी डेल्टा E के साथ। डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी में कितनी चेंज आ रही है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा जी E2 माइनस E1। यानी अब दोनों एनर्जी लेवल्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये हमारे पास बराबर है जी h न्यू के। h न्यू, ये वाला न्यू है जी, ये वाली न्यू हम इसको पढ़ते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेट है। और h जो है यहां पर प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, और इस प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -34 जूल सेकंड है। और ये वाली हमारे पास न्यू क्या चीज है जी, इसको न्यू पढ़ा जाता है, ये मैं लिख भी देता हूं जी, और इसको कहते हैं जी फ्रीक्वेंसी, h न्यू के बराबर है।
अब इस ओवरऑल को, ये वाला जो हमने लिखा जी एच न्यू, अब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये या तो रिलीज करता है या ये अब्सॉर्ब करता है। आप इसको एनर्जी पैकेट भी कह सकते हैं। ये वाला एच न्यू हमारे पास क्या है जी, ये एनर्जी पैकेट है, यानी इस एनर्जी पैकेट की फॉर्म में ये एनर्जी या तो रिलीज करता है या अब्सॉर्ब करता है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है जी, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पर इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कहेंगे, कोई कहे जी यहाँ पर भी ये मूव कर सकता है इनके, और इन दो शेल्स के दरमियान में भी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है इस तरह से यहाँ पे, बल्कि ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द नील बोहर, इसके मुताबिक हर का एक मखसूस एंगुलर मोमेंटम होता है जी, जिसकी वैल्यू एम वी आर इज इक्वल टू, आर को हम सही करके लिख लेते हैं जी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। यानी अगर किसी का इतना एंगुलर मोमेंटम मौजूद होगा तो उस स्पेस के अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो कोई भी हो सकती है जी, एन से मुराद यानी पहला शेल हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, एंड सो ऑन, जितने भी शेल चलते जाएंगे उसी लिहाज से ये वैल्यू जो है वो चेंज होती चली जाएगी। सो ये थी जी हमारे पास बोहर की एटॉमिक थ्योरी, जिसमें हमने ये देखा जी कि जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के दो नुकाइस थे उसको इन्होंने जो है वो सॉल्व आउट करने की कोशिश की। एक तो इन्होंने ये कहा कंटिन्यूसली एटम जो है वो रिलीज नहीं करता, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट जो है वो एनर्जी रिलीज करता है, और एटम तबाह नहीं होता बल्कि एटम जो है वो अपना वजूद कायम रखता है, क्योंकि ये एनर्जी अब्जॉर्ब भी कर रहा है और एनर्जी रिलीज भी कर रहा है। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी के ऊपर डिटेल बात की। आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।